बच्चों, आज हम लोग सहायक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है क्रिया। क्रिया क्रिया मीन्स द वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, जो कार्य का बोध कराता है, जिससे कार्य होने का पता चलता है। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट वर्ब, बिना क्रिया के सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो वर्ब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनमें एक टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो क्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब और फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम लोग केवल ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो जैसे इंग्लिश में 3 सहायक क्रियाएं हैं, ओनली देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब, बी, हैव एंड डू। बी, हैव, डू। बी के फॉर्म होते इज, एम, आर, वाज, वर। हैव के फॉर्म होते हैव, हैज, हैड और डू, डज, डिड। ये मुख्य सहायक क्रियाएं यही हैं और ये सहायक क्रियाओं का काम है टेंस का बोध कराना। जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो किसी कार्य को करती हैं, उनसे कार्य होने का पता चलता है। लेकिन जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कोई कार्य नहीं करती, वो सिर्फ मुख्य क्रिया की मदद करती हैं और इस प्रकार से वो टेंस का बोध कराती हैं। तो ये खुद काम कोई नहीं करती हैं, इसलिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इसको बोलते हैं सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब माने सहायता करने वाली क्रियाएं। तो इस प्रकार से जो 3 सहायक क्रियाएं बताई गई हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज, वर का प्रयोग होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है कि इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट में भी यूज होता है, लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा तो उसके बाद में कोई ना कोई कंप्लीमेंट आता है, वर्ब नहीं आती है जो है। तो यहां पर जब वर्ब आएगी तो इज, एम, आर और वाज, वेयर के बाद वर्ब में आईएनजी आती है। तो आईएनजी से पता चलता है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, इधर लिखा है प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी। तो इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस और वाज, वेयर जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस में, और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर वाक्य में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य की जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी जुड़ेगा। अब इसको दूसरी तरह से, अगर इधर आईएनजी जुड़ा हुआ है वर्ब में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो इज, एम, आर या वाज, वेयर आएगा जो है। अब ये एक दिक्कत आती है कि वाज, वेयर आएगा कि इज, एम, आर आएगा। तो इसके लिए हम वाक्य को गौर से पढ़ते हैं कि वो पास्ट टेंस का बोध कराता है तो वाज, वर आएगा। अगर प्रेजेंट का बोध कराता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हिसाब से इज, एम, आर आएगा। अब इज, एम, आर के बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें ये क्लियर नहीं होता है कि वो प्रेजेंट या पास्ट में है, तो उसमें जो है विद्यार्थी स्वतंत्र होता है कि चाहे वो प्रेजेंट में इज, एम, आर करे, चाहे वाज, वेयर कर दे जो है। लेकिन जब पास्ट क्लियर हो रहा है, जैसे स्टरडे आ गया या कोई ऐसी चीज सेंटेंस में आ गई है जिससे ये पता चलता है कि वाक्य पास्ट टेंस का है, तो उसमें वाज, वेयर का प्रयोग होगा। अब दूसरा है, हम समझते हैं, अब ये प्रेजेंट और पास्ट वाला समझ में आ गया होगा।
तो इसके बाद में हैव हैज हैड, तो हैव हैड मीन्स ये परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में आता है। तो परफेक्ट का मतलब जिसमें किसी कार्य का पूरा हुआ पाया जाता है, तो वही चीज जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज, और पास्ट में हैड, एक वचन के साथ प्रेजेंट में हैज और बहुवचन के साथ हैव, और पास्ट में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है। और हैव हैज हैड ऑलवेज फॉलोड बाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हैज हैव हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब जिसे ये थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब इधर जो है जो ऑक्सिलरी वर्ब भरी जाएगी वो हैज या हैड में से भरी जाएगी। अब एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव, और पास्ट टेंस का बोध कराता है तो हैड का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद में वर्ब में आईएनजी लगती थी, उसी प्रकार से इसमें हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके बाद में डू, डज, डिड, डू जो है तो ये डू, डज, डिड जो है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में आता है। डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और एक्चुअली इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू, डज, डिड नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें एस या ईएस जुड़ा रहता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड फॉर्म होगा तो उसका निगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें डू, डज या डिड का प्रयोग होगा, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो है। तो तीन चीजें यहां पर क्लियर हुई कि इज, एम, आर, वाज, वेयर आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगी, और हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और डू, डज, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फार्मूला है कि is, am, are, was, were are always followed by ing form of the verb. दूसरा है had, have, had are always followed by third form of the verb. और तीसरा है do, does, did are always followed by first form of the verb. तो इस प्रकार से इसको समझ करके जब ये एक्सरसाइज आएगी कि इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरना है, तो ये कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब भरी जाएगी। तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस व्हाट द पर्टिकुलर ऑक्सिलरी वर्ब इज गोइंग टू फिल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ही गोइंग टू स्कूल, अब ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, ये खाली स्थान है। अब ही गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल में आईएनजी लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसमें से आएगा इज, एम, आर, वाज, वर। इतना हम समझ गए। जिसको इतना मालूम है कि आईएनजी अगर आया है तो वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो इज, एम, आर, वाज, वेयर होगी। उसके बाद में फिर अब ये देखना है, अब ये क्लियर हो गया कि इसमें नहीं होगा, इसी में से होगा, लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 में से कौन आएगा। अब चूंकि एक वचन के साथ इज लगता है, एक वचन के साथ वाज भी लगता है, तो यहां पर इज भी लग सकता है और वाज भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये क्लियर नहीं है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। जैसे यहाँ पर यस्टरडे या कोई ऐसी चीज आ जाए कि ये पास्ट में है तो हम वाज भरेंगे, नहीं तो इज ही भर देंगे, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में दूसरा है आई राइटिंग। आई के साथ सदैव एम लगता है और पास्ट में वाज लगता है, तो यहां पर एम भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, क्योंकि आगे इसकी क्लियर नहीं है, ये टेंस नहीं कंफर्म हो रहा है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, इसलिए इसमें एम भर देंगे तो भी सही और वाज भर देंगे तब भी सही। उसके बाद में दे के साथ में आर आएगा या वर आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इसमें आर भी भरा जा सकता है और वर भी भरा जा सकता है। चौथे नंबर पर ही सिंगिंग यस्टरडे।
अब ये स्टडे ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए ये विकल्प बंद हो गए। इज, एम, आर इसमें नहीं भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा वाज वर। अब वाज वर में वाज भरा जाएगा कि वर भरा जाएगा, तो ही एक वचन है, एक वचन के साथ वाज भरा जाएगा जो है। तो इस प्रकार से ये हो गया वाज। अब इसमें आते हैं, दे मेकिंग ए नॉइज। अब ये मेकिंग ए नॉइज के बाद में ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में, तो दे आर भी हो सकता है और वर भी हो सकता है। तो ये जो बी के फॉर्म है उसके हिसाब से ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई। एक चीज और, द वन पॉइंट टू बी नोटेड इन योर माइंड, एक चीज जो दिमाग में नोट करना है वो ये है कि कभी कभी इसके पीछे ये लिख दिया जाता है बी, मतलब बी का रूप भरना है। तो बी का मतलब ये हुआ, इसमें लिखा इज, एम, आर, वाज, वर, तो जो होगा वो भरा जाएगा इसमें जो है। कभी कभी क्योंकि बी जो है इनकी जो है रूट वर्ब है, मेन वर्ब है, उसी के ये फॉर्म है, तो बी लिखने का मतलब इनमें से इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी आएगा वो आपको भरना होगा। अब दूसरा शुरू होता है, छठा सेंटेंस है ही, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी आपने सीखा कि थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड आर ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो थर्ड फॉर्म, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर एक वचन है तो हैज आएगा, हैज, और हैड भी आ सकता है क्योंकि ये क्लियर नहीं है। अब इसके दो तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हैड है ये मेन वर्ब, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो थर्ड फॉर्म होगी, और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो ये पता चलता है इधर हैज है, हैड होगा। अब हैड, हैव, हैड में से कौन होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, और वो वाक्य जो है पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में, इसके हिसाब से हम हैड, हैव का प्रयोग करते हैं। आई संग ए सॉन्ग, तो आई हैव भी हो जाएगा जो है और हैड भी हो जाएगा जो है, क्योंकि ये जो है संग, सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म उसका है, इसलिए यहाँ पर हैव हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको वर्ब के फॉर्म जरूर याद करने पड़ेंगे। जब तक आप वर्ब के फॉर्म नहीं जानोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया भरी जाएगी। तो वर्ब के फॉर्म आने चाहिए। तो ही कम बिफोर यू वेंट, ही कम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि ये इसमें दो क्लाज हैं, यू वेंट, तो यहाँ निश्चित रूप से ये हैड आएगा। और पास्ट परफेक्ट में दो क्लाज होते हैं, तो मेन क्लाज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लाज होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वेंट है तो इसका मतलब इससे एक क्लियर हो गया कि यहाँ पर हैड ही आएगा। आई नॉट प्ले, आई नॉट प्ले, तो आई के साथ डू लगता है, भी लगता है, लेकिन अब ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसमें आप डू लिख देंगे तो सही है। दूसरा है ही नॉट राइट ए लेटर, तो ही के साथ डज लगता है, डज के बाद नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें देखिए, इसमें स्टडे लगा हुआ, इट इंडिकेट्स दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर डिड। इसलिए क्योंकि ये क्लियर कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहां पर अनिवार्य रूप से डिड आएगा। अब इसकी समरी कर, महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो हमें दिमाग में बैठाना है। तो अंत में कि जो सहायक क्रिया भरने वाली जो एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये पहले तो ये तीन क्रियाएं दिमाग में बैठाएंगे, ये जरूर याद कर लेंगे कि बी के ये फॉर्म होते हैं, बी अगर लिखा हो तो इनमें से आएगा। फिर देखेंगे आईएनजी फॉर्म है तो इज, एम, आर, बी फॉर्म आएगा जो है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड, हैव, हैड आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू, डज, डिड आएगा। इसी के विपरीत जो दूसरी एक्सरसाइज होगी उसमें क्रिया का, मुख्य क्रिया का रूप भरने के लिए जब आएगा, तो जो इसको मालूम है